जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हम लोग भाग वन, हम लोग पहला बार पॉलिटी में पढ़े प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम लोग आ गए भाग में। अब आर्टिकल पढ़ा था तो भाग में आ गए। तो भाग में पहले भाग वन पढ़े, फिर भाग दो पढ़े, फिर भाग तीन पढ़े, फिर भाग, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग चार। भाग वन में जान रहे थे कि राजा और उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग दो में नागरिकता के बारे में बात किए। भाग तीन में मौलिक अधिकार के बारे में बात किए। और भाग चार में आज बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। चलिए, क्या हुआ करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार में है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, है ना। 36 से 51 तक। तो पहली बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग चार में प्रावधान किया गया है, ये किस देश से लिया गया है? तो यहाँ लिखा गया है कि यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के देश से लिया गया है। संविधान निर्माताओं को भविष्य के सरकारों को दिए गए शिक्षा निर्देश है। दिए गए शिक्षा निर्देश है। हमारे संविधान निर्माताओं को भविष्य के सरकार को दिए गए शिक्षा निर्देश है। अब हम लोग आते हैं, हमको पढ़ना था भाग चार में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो आते हैं हम लोग 36 से 51, है ना। 36 से 51 में क्या है? इसमें निर्देश दिए गए हैं, दिशा और निर्देश है। क्या है? मौलिक राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिशा और निर्देश है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग आर्टिकल 36। 36 में क्या बोलते हैं कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के समान है। मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है राज्य की परिभाषा 12 के समान है। मतलब 12 में जो परिभाषा दिया गया था आर्टिकल 12 में, वही आर्टिकल 36 में है। तो आप पहले जाके मौलिक अधिकार, हम लोग पीछे जाएंगे। पीछे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ना है। तो पहले क्लास में आपको होगा, जहाँ मौलिक अधिकार की क्लास होगा, वहाँ 12 के बारे में प्रावधान बताया गया होगा कि क्या है 12 में। 12 में क्या परिभाषा दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 37 क्या कहता है कि यह डीपीएसपी, मतलब देखिए यहाँ पे लिखल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब शॉर्ट में डीपीएसपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीपीएसपी। तो 37 में है यहाँ पर कि यह डीपीएसपी की प्रकृति बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं। तो यह वास्तव में परिवर्तनीय नहीं है। फिर समझेंगे 37 में क्या बोलता है कि यह डीपीएसपी द्वारा डीपीएसपी की प्रकृति बताता है। मतलब वहाँ के उसका नेचर बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें चर्चा किया गया है ना। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 38 में आते हैं। 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। फिर समझेंगे राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए अभिवृद्धि के लिए सॉरी राज्य राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह राज्य के कल्याणकारी रूप को प्रतिबंधित करता है। ये जो आर्टिकल इतना दिया गया है लोक कल्याण के बारे में, कि राज्य के कल्याणकारी रूप को प्रतिबंधित करता है। ये आर्टिकल आपको कौन? आर्टिकल 38। वही आर्टिकल 39 में बात करेंगे कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निषेध तत्व है। राज्य के द्वारा कुछ नीति निषेध तत्व है। तो इसी में हम लोग आर्टिकल 39 के ए, 39 के बी और 39 के सी, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे तक बात करेंगे। 39 के डी चलेंगे, 39 के ई चलेंगे और 39 के एफ तक चलेंगे, है ना। क्या क्या इसमें क्या क्या दिया गया है? अनुसरणीय कुछ नीति निषेध तत्व है, वो क्या क्या है? जैसे जैसे यहाँ पर जैसे आर्टिकल आपको 39 का एक क्या बोलता है? पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
क्या दिया गया 39 फर्स्ट में, मैंने 39A में क्या दिया गया है वो देखेंगे। 39A में बोलता है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वही 39B जो भी आयु का करता है, 39B क्या बोलता है कि समाज में भौतिक संसाधनों के स्वायत्व का उचित विवरण दिया गया है कि हमारा भौतिक जो संसाधन है उसका उचित वितरण दिया गया है, न कि वितरण जैसे तैसे करेंगे, उचित वितरण करेंगे। वही 39C में बोल रहा है अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधन का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के संसाधन का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर 3920 जो 3920 है उससे वो फंडामेंटल राइट से अधिक 1419 से बड़ा है। ये देखो ये है ना 1419 से क्या है ये बड़ा है। कौन आपका 1419 से बड़ा है, 39 का भी 1419 से क्या है बड़ा है, बड़ा है। आगे देखते हैं 39 का डी क्या बोलता है। 39 का डी बोल रहा है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ये बहुत भी है 39 का डी, पुरुष एवं स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है पुरुष और वही काम महिला कर रही है, तो इसका पुरुष का वेतन जितना मिलता है, पुरुष का वेतन मान लेते हैं कि कितना मिलता है 500, तो महिला को भी 500 मिलना चाहिए। जब काम दोनों का समान है तो पेमेंट भी दोनों को समान होना चाहिए। ये आपका प्रावधान दिया गया 39 के डी में, ठीक है। वही 39 के ई के बारे में बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री और बच्चों को मजबूरी में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मैंने मजबूरी, लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाने के आप काम नहीं करेंगे। ये कहाँ दिया गया 39 के ई में दिया गया पुरुष स्त्री और बच्चों को मजबूरी में काम करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, दिया गया है आपको 39 के ई में। 39 के एफ अगर बात करेंगे 39 के एफ, तो 39 के एफ बोलता है कि बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। 39 का एफ में दिया गया है कि बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये आपको 39 का दिया था एफ में। आगे हम लोग बात करते हैं 39 का ए। देखिए अब इधर 39 का ए हम बात कर रहे थे ना, 39 का ए ये जो आपको मूल संविधान में है। 39 का जो ए है ये मूल संविधान में है, क्योंकि इसमें छोटा ए दिया गया है। वही अगर हम 39 की इसमें बात करते हैं तो बड़ा ए यानी कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि समान न्याय और निःशुल्क क्या लिखा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता कहने का मतलब वकील आपको फ्री में मिलेंगे। जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ लिखा गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जैसे ही बड़ा दिखा तो हम लोग दिमाग में चलना चाहिए कि संशोधन से जोड़ा गया है। तो कौन सा संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान में भारत में 1987 से NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, वही SALSA राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये सब आपको क्या किया गया है, बनाया गया है जो विधिक सहायता के लिए। ये वकील फ्री आपको इसमें दिया जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता करने का प्रावधान किया गया है 39 ए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है मूल संविधान में। आगे आते हैं हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 40 जो बहुत 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 भी आई है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। वर्तमान समय में 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों राज्यों का गठन कर दिया गया है। कहीं कहीं आपको 73 देता है, तो कहीं कहीं 74 देता है ना। इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे। हालांकि 73 आप लगाएंगे लेकिन कहीं कहीं देता है 74, तो अब देख लेंगे, ठीक ना। ये बोल रहा है कि वर्तमान समय में 73वें संविधान संशोधन 1942 में
पंचायतों का गठन कर दिया गया। ठीक है, ये आपको दिया गया है। आप सवाल डायरेक्ट कहता है पंचायती राज से स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी वगैरह के, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी में आपको स्टेट सवाल आता है ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल कितना में, तो आर्टिकल आपको बात करते हैं तो 40 में दिया गया है ना। वही हम लोग अब आगे पढ़ते हैं 41 आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब कोई दशा में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है 41 में। वही हम 42 में बात करेंगे, काम की अच्छी दशा तथा प्रसूति सहायता, काम की अच्छी दशा तथा प्रसूति सहायता के बारे में बात किया गया है, 42 में किया गया है ना। काम, अच्छी काम मिलना चाहिए, किस दशा में आप काम करना चाहते हैं। 43 के बात करता है कि कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना। कोई व्यक्ति कोई कर्मचारी काम करता है तो उसको पैसा तुरंत ही मिलना चाहिए, और मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी जितना मिलता है जनरल उतना ही मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा अगर मिलेगा तो अच्छा है। 39 का 43 का ये इसमें देखते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया देखते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की क्या है, भागीदारी, क्या, कर्मचारियों की भागीदारी, है ना, कर्मचारियों की भागीदारी, कर्मचारियों की भागीदारी, चलिए कर्मचारियों की भागीदारी, सॉरी देखेंगे कि 43 के ये क्या है कि 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र में जोड़ा गया उद्योगों के प्रावधान में कर्मचारियों की भागीदारी। जैसे कर्मचारी कल्याणकारी का जो प्रावधान किया गया 43 का ए में, 43 का ए कब जोड़ा गया, तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। वही हम लोग आ जाते हैं 43 का बी में क्या दिया गया है, 43 का बी ये भी बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। क्या इसमें, सहकारी समितियों को गठन को प्रमोटेड करेगी, सरकार प्रमोटेड करेगी, सहकारी समितियों को, संगठन को प्रमोटेड क्या करेगी, प्रमोटेड प्रमोटेड प्रमोट करेगी। ठीक है, प्रमोट करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 43 का जो बी जोड़ा गया सहकारी समितियों के गठन के बारे में, तो इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़े गए जी, जो 43 का बी और 19 के फर्स्ट के सी और 19/9 के बी, इतना माने जोड़ा गया था उस दिन, इतना माने आपका किया गया था, जोड़ा गया था। देखेंगे एक बार ठीक से, सवाल आपसे बहुत पूछता है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, इसमें और क्या जोड़ा गया, हम तो बोल दिए कि जोड़ा गया था 2011 में, और 19 का ए का सी भी 11 में जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन, और 9 का बी भी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन। लिखा गया है कि इस प्रावधान को 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्योंकि बहुत भी है, इस 3 को आर्टिकल जोड़ा गया है, एक आर्टिकल ही जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया और ये जोड़ा गया है। अब हम लोग आता है 44वें संविधान आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में आते हैं हम लोग। क्या है आर्टिकल 44, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। जैसे आपका फौजदारी और दीवानी किसको बोलता है कि हर धर्म का अलग अलग होता है दीवानी, हर धर्म का अलग अलग चाहने वाला होता है। जैसे फौजदारी में होता है चोरी, मर्डर, मारपीट, ये फौजदारी में आ गया, धमकी दिखाने वाला। लेकिन दीवानी में से विवाह, बच्चे, तलाक, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमारे देश में सिविल कानून मतलब कि सिविल कानून का मतलब दीवानी सभी धर्मों के लिए समान नहीं है, अंततः सब धर्म का अलग अलग है। सही बात है, सब धर्म का दीवानी अलग अलग होता है। हिंदू में अलग, जैसे देख लो हिंदू में अलग विवाह करते हैं तो एगो में तलाक से हट जाता है, एगो में तलाक नहीं है। हिंदू में तलाक और सिस्टम नहीं है, जबकि मुस्लिम में तलाक और सिस्टम है ना। जैसे
हिंदू में क्या होता है कि 7 बार फेरा मारना पड़ता है। वही मुस्लिम जाते हैं तो आपको कबूल है करे क्या कर देते हैं, शादी हो जाता है। सिविल कानून है, मतलब दीवानी सभी धर्मों के समान नहीं है, अंततः सब धर्म का अलग अलग होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। आते हैं हम लोग आगे। चलिए उसी में देखते हैं, वर्तमान समय में गोवा एकमात्र राज्य है जब यूसीसी लागू है। यूसीसी लागू करने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बात करें, एकमात्र राज्य है जिसमें यूसीसी लागू है। यूसीसी का लागू करने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आते हैं हम लोग 45, आर्टिकल 45 में हम लोग आते हैं कि आर्टिकल 45 है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं 45। हम बोलते हैं कि 0 से मतलब जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं प्राथमिक देखभाल करेगी। बोल रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एवं प्राथमिक देखभाल करेगी। ये आपको लिखा गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में के द्वारा आर्टिकल 21 के रूप में इसे लागू किया गया कि 6 वर्ष मतलब जन्म से 6 वर्ष तक बच्चे को आंगनबाड़ी में देख रेख होगा, साथ में उसको देखभाल किया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के बारे में देखभाल वहाँ पर किया जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया, आगे देखते हैं 46 देखते हैं आर्टिकल 46। 45 समझ में आ गया ना। 45 जो है 21 के जैसा है, 21 फर्स्ट के जैसा है, 21 एक के जैसा है 45। जैसे इसमें भी लिखा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक एवं देखभाल करने के लिए बात किया गया है। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। वही आर्टिकल 46 के बारे में बात करता है। राज्य, SC, ST, OBC पिछड़े वर्ग के लोगों के शिक्षा, आर्थिक मतलब पैसा और सामाजिक न्याय की रक्षा करेगी। वो आर्टिकल कहाँ है? 46 में है। यह आर्टिकल भारत के संविधान में आरक्षण का आधार है। आर्टिकल 46 आधार है। इस आधार पे आर्टिकल 15 के 4, 15 5, 15 6 और 16 6 का प्रावधान किया गया है, जबकि जो 16 4 और 5 पहले से था। 16 4 और 5 पहले से था। जैसे 15 4 15 5 15 6 जो दिया गया है, वैसे भी आपको वही चीज़ हुआ है। 16 4 16 5 16 6 जिसमें कुछ पहले से दिया गया था और कुछ बाद में जोड़ा गया है। वही हम लोग आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 47 के बारे में बात करते हैं कि राज्य लोगों के पेशा, आहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारेगा। मादक एवं हानिकारक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध करेगा। मतलब इसमें लिखा गया है कि राज्य जो है ना, पोषा आधार, जीवन स्तर, मतलब लोगों के शारीरिक जो खाने पीने पर है ना, उस पर बेहद ध्यान देगा। जैसे मादक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ एवं नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिबंध लगाएगा, है ना। आगे देखते हैं। सरकार चाहेगा जैसे जो व्यक्ति को ऐसा कुछ खाना है, ऐसा खाना पीना जिससे व्यक्ति को क्या हो, हार्मफुल हो, नुकसान हो, उस पर सरकार क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे देखिए बिहार के शराबी बंद इसी आधार पर रहते हैं। आपसे सवाल कर, बिहार के एग्जाम देते हैं BPSC वगैरह के, BPSC दरोगा के, चाहे BSSC का, तो बिहार से सवाल आता है कि हमारे जो नीतीश सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वो किस आर्टिकल के तहत बिहार में शराब बंद किए हैं? किस आर्टिकल के तहत? तो वो आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के तहत क्या किया गया? बिहार में शराब बंद किए गए। यहाँ तक आप समझ गए। आर्टिकल 47 का प्रयोग करते हुए लोगों को आहार पर, जीवन स्तर पर ध्यान देते हुए हमारे CM नीतीश कुमार जी का किए कि बिहार के शराबबंदी इसी आधार पर क्या कर दिए? बंद कर दिया गया, है ना। शराब बंद कर दिया गया आर्टिकल 47 के मदद से। तो आगे चलते हैं हम लोग, आर्टिकल 48 देखते हैं कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य जो है मतलब सरकार कृषि और पशुपालन पर बढ़ावा देगा। गाय, देखिए यहाँ पर गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू
या वाहक वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण करेगा और उसके वध पर रोक लगाएगा। जैसे पशु बलि जो होता है ना, इस पर रोक लगाने की बात करेगा तो आर्टिकल 18 आर्टिकल 48 देखेंगे, 84 सॉरी 48 देखेंगे, 48 देखेंगे, फिर समझेंगे। आर्टिकल 48 में क्या बोलता है कि गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों की परीक्षण परिरक्षण करेगा और उसके वध पर रोक करेगा। तो पशु वध के बारे में बात करें तो 48, वही 47 से बात करते हैं तो शराबबंदी वगैरह। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया है? इस आधार पर गौ वध को रोका गया। कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में गौ वध पर रोका गया है। किसके मदद से? आर्टिकल 48 की मदद से गौ वध को रोका गया कुछ राज्य में। देखिए लिखा हुआ है कुछ राज्य में, सभी राज्य में नहीं। और वही हम लोग 48 का ये देखते हैं, जो बाद बड़ा ये जहाँ दिखा, समझ जाइए आपकी संशोधन करके जोड़ा गया है। तो बड़ा ये क्या कहता है यहाँ पर 48 का, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात, 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र में जोड़ा गया संविधान में। चलिए यहाँ तो ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना, है ना, प्रयास करना। ये बोला कि पर्यावरण के संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा को क्या करना, प्रयास करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। नोट में क्या लिखा गया है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोट में लिखा गया इसके लिए पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था एक कानून। वही दूसरा एक और आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 में आया है इंदिरा गांधी जमाने में। वही राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में है। ये पूरा का पूरा क्या है, पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का लिए अलग अलग कानून आया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे लिखा गया है कि आर्टिकल 39 फर्स्ट, देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या यहाँ पर हम लोग जोड़ने की बात किए। जैसे 39 का फर्स्ट जोड़ दिए हम लोग, तुरंत ही पढ़े। 43 का फर्स्ट जोड़ दिए, तुरंत ही पढ़े भी। 48 का फर्स्ट जोड़ दिए। ये लिखा गया है ना, लिख दिए सब एक जगह ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। याद हो जाने के चलते हम यहाँ पर सामने से लिखा गया है ना। आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है। 49 में राज्य महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। सरकार जो महत्वपूर्ण स्मारक, स्थान, वस्तुओं का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। जैसे जैसे आपको आपको ताजमहल पर कुछ क्षति पहुंच रहा है ना। ताज वातावरण से आपको ताजमहल ब्लैक हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है, उसको देख रेख करने का काम कौन करेगा, सरकार करेगा। जैसे आपको लाल किला का मान लीजिए, लाल किला के दीवार गिरने वाला है, कमजोर हो गया है, उसको देख रेख कौन करेगा, तो राज करेगा, वह सरकार करेगा। और स्मारक जो बड़े बड़े होते हैं, उस स्मारक में टूटी फूटी होने लगा, उसको देख रेख काम कौन करेगा, तो राज करेगा। आज कुछ ऐसा स्थान जहाँ पर तीर्थ वगैरह हो गया, मैंने जहाँ पर पर्यटन जैसा है, पर्यटन जैसे आप बिहार में देखते हैं कि शेषा का मकबरा स्थान ये सब है, स्मारक वगैरह ये सब है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग हम लोग पढ़ लिए। और एक आर्टिकल आपको आओ मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो आर्टिकल 51, 50-51 के बारे में दिखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका अलग काम करेगा और न्यायपालिका अलग काम करेगा। इसी का लिख दिया गया है कि पृथक्करण, कार्यपालिका अलग काम, न्यायपालिका अलग काम करेगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल 51 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 51 में। यहाँ पर लिखा गया है कि यह भारतीय विदेशी नीति का आधार है। यह भारतीय विदेश नीति मतलब भारत और विदेश नीति का आधार है, जिसकी वजह से क्या हो, झगड़ा वगड़ा नहीं हो, है ना। चलिए आगे से देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। सुविधा के आधार पर 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक बांटते हैं गांधीवादी तत्व, एक बांटते समाजवादी तत्व और एक बांटते उदारवादी तत्व। और क्या था ये तत्व, तीनों के बारे में बात करेंगे। ये गांधीवादी में आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 40, 43 के बी,
46, 47 और 48 इसमें बात किया गया है। वही समाजवादी में बात करते हैं तो समाजवादी में बात देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 38, 39। समाजवादी में देख रहे हैं 38, 39 के ए, 39, 39 बी, सी, 41 हो गया, 42, 43, 43 के ए, 47, 43 के बी। ये सब समाजवादी में है। ये सब आर्टिकल है, आर्टिकल जो आर्टिकल में प्रावधान किया गया है वो किस में रखा गया है, इसमें रखा गया है समाजवादी में। वही उदारवादी देखते हैं कौन कौन आर्टिकल का महत्व दिया गया है। समाजवादी, समाज आदमी से बना है। समाजवादी क्या कहता है कि समाज जो बना है वो आदमी से बना है, न कि आदमी समाज से बना है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पर उदारवादी में इसमें 44, 45, 48, 48 के ए, 49, 50, 51 जो भी आर्टिकल में आपको दिए गए महत्व वो उदारवादी में आते हैं, है ना, उदारवादी में। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, आगे स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, कथन क्या कहते हैं। ग्रेगनविल ऑस्टिन, ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहते हैं, है ना, और मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को भी कहते हैं संविधान की आत्मा। कौन कहते हैं, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहने का मतलब मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहते हैं और फंडामेंटल राइट को भी कहते हैं। वही बात कर रहे केटी शाह के बारे में। केटी शाह डीपीएसपी को मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका भुगतान क्या करता है कि बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट, ये टिप्पणी कौन दिए थे, तो केटी शाह। वही हम लोग बात कर रहे हैं कि टीटी कृष्णाचारी, कृष्णाचारी क्या बोलते कृष्णाचारी कि डीपीएसपी को संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान कहते। इच्छाओं का कह दिए थे, कूड़ादान ही बोले थे। कौन ने, टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, अब हम लोग दो चीज पढ़ लिए हैं। एक हम लोग पढ़ लिए सॉरी, चलिए एक हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, आपका पढ़ लिया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अभी हम लोग पढ़ लिए राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व। अब दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं कि क्या दोनों में अंतर है, दोनों में क्या अंतर है से हम लोग देख लेते हैं। देखेंगे थोड़ा सा अंतर समझेंगे। जैसे मौलिक अधिकार है, अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, यूएसए से, अमेरिका से। जबकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ तक समझ गए, दोनों में अंतर देख रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 में। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ किया गया है, भाग 4 में किया गया है ना। और इसमें बात करते हैं, इसमें मौलिक अधिकार में कि राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य क्या आपको यह करना है, जबकि राज्य का यह भी कर्तव्य है, दोनों यहाँ पे कॉमन है। यहाँ बात बोल रहा है कि राज्य के विरुद्ध करता है, ये राज्य के विरुद्ध करता है और यह राज्य के विरुद्ध नहीं करता है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य के विरुद्ध नहीं करेगा, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध भी करता है। ये लिखेंगे कि ये क्या है कि प्रकृति नकारात्मक, इसका नेचर जो कैसा है, नेगेटिव है, जबकि इसका नेचर कैसा है, तो पॉजिटिव है। यह राज्य को प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है, डीपीएसपी जो है वो राज्य को प्रोत्साहित करता है ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो हमको पूरा विश्वास है कि आप पीछे वाला जो क्लास है वो बारी बारी से क्लास देखते हुए आ रहे होंगे। जैसा कि आप क्लास बारी बारी से देखते आ रहे होंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। बीच में से अगर आप आएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जो सीरियल से हम लोग पढ़ते आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो जिस क्लास में ज्वाइन किए उस क्लास को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कब समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आपको बेसिक मजबूत होगा तब। बेसिक मजबूत नहीं होगा तो थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई होगी। चलिए, हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हमको ये परेशानी है ना। जैसे आप कोई चीज़ बता रहा हो आपको तो कमेंट करके बताएंगे, तभी ना हम समझेंगे कि आपको ये परेशानी है।
अब बिना कमेंट के नहीं पता चलेगा हमको, चलते आपको बताना होगा। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय दोस्त।